साइंस क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ होंगी और कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। उससे पहले शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कुछ डेली लाइफ सिचुएशन लिखी है यहाँ पे, जैसे कि अगर दूध यानी मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए गर्मी के दिनों में तो क्या होगा। तो दूध फट जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें है कि आयरन नेल है, इसको हम बाहर मौसम में रख दें जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो तो आयरन नेल के साथ क्या होगा, तो कोरोजन फील होगा, इस पर कोरोजन होने लगेगा। जब ग्रेप्स रख दिया जाए और ये सड़ जाते हैं, फर्मेंटेड सड़ जाते हैं तो क्या होगा, ये भी एक केमिकल चेंज है। जब खाना पकता है, खाना बनाया जाता है तो ये किस टाइप का प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना पेट में जाके डाइजेस्ट होता है तो ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। और जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस है। जब O2 इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं तो ये भी किस टाइप का प्रोसेस हुआ, केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या कब माना जाए, केमिकल चेंज हो रहा है जब किसी भी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट्स में देखा जाएगा कि उसकी नेचर और आइडेंटिटी में कोई चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे कोई हमने रिएक्टेंट लिया A और B, इनकी कुछ शुरू में आइडेंटिटी होंगी और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनता है तो उसकी आइडेंटिटी, दोनों की आइडेंटिटी में अगर कोई चेंज होता है तो इसे केमिकल चेंज कहते हैं, ये केमिकल चेंज कहलाएगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये डेफिनेट है कि केमिकल चेंज भी हुआ होगा, ठीक है। तो नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है केमिकल चेंज में। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसको देखते हैं। इसमें है एक मैग्नीशियम रिबन लिया जा रहा है, इसको एयर के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करने लायक होगी। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बर्नर है और यहाँ पे ये मैग्नीशियम का रिबन लिया है, इसको जला रहे हैं। जब एयर के प्रेजेंस में इसको जब बर्न कर रहे हैं तो ये जो फ्लेम यहाँ पे होगी इसको डैज़लिंग फ्लेम कहते हैं। ये जो फ्लेम है इसको डैज़लिंग फ्लेम कहते हैं और ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में इस वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहा है, इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये वाइट कलर का होता है। अब आते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट पे। इसमें एक जो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, एक टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। एक टेस्ट ट्यूब में हमको लीड नाइट्रेट लेना है तो मान लीजिए कि इसमें हमने लीड नाइट्रेट लिया और एक टेस्ट ट्यूब में हमको पोटेशियम आयोडाइड लेना है तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड लिया। इस पोटेशियम आयोडाइड को इस वाले टेस्ट ट्यूब में डालना है। जब हम इसको डाल देंगे और मिलाएंगे इसको तो फिर इस टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म शुरू होगा, ये येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। यानी लीड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है, PPT प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये है एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है जो येलो कलर का होगा। ये इसमें टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन कर जाता है, बैठ जाता है। अब एक अगला एक्टिविटी देखते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं जो कि देखा जाएगा अभी इस डायग्राम में। और इसको टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल लेंगे और फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं। इस टेस्ट ट्यूब के साथ एक स्टैंड लगाया गया, एक स्टैंड है और स्टैंड के साथ ये पाइप के थ्रू यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन लिया गया। सोप सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से गैस इसके अंदर आएगी, ठीक है। इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई एक ऐड कर देना। यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। जब ये जिंक ग्रेन्यूल के साथ जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट होगा। अब ये हाइड्रोजन गैस के बबल तो इसके अंदर बनेंगे, तो हम कैसे इसको डिटेक्ट करें कि हाइड्रोजन गैस के ही बबल्स बने हैं। तो यहाँ से हमने एक
वो पाइप लगाई है और पाइप के थ्रू इस सोप सॉल्यूशन के अंदर उस गैस को कलेक्ट करेंगे। जब ये गैस सोप सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बबल्स के पास जब हम एक कैंडल लेकर के आएंगे तो ये गैस के बबल्स जो होंगे बर्न होंगे, और बर्न होंगे तो एक पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड जहाँ भी आएगा तो ये कहा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ थी और जब बर्नर लेकर के आया तो एक पॉप साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हुई। कैसे डिटेक्ट हुआ कि कैंडल लेकर के आए उस गैस बबल के साथ पास और गैस पॉप साउंड के साथ बर्न हुई, ठीक है। अगला है कि केमिकल रिएक्शन जब कराई जाती है तो किस टाइप कैसे माना जाएगा कि कैसे हम देख पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहली चीज़ चेंज इन स्टेट होगा, यानी कि लिक्विड में कोई रिएक्टेंट है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, या फिर एक्वस में हो जाएगा, या फिर गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कलर में चेंज होगा, जैसे प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था वहाँ पर लीड नाइट्रेट वाले केस में, तो वहाँ पर येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। कि कहीं कहीं ब्लैक या वाइट प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होगा। तो जब प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, चेंज इन कलर रिएक्शन में आएगा तो हम मान लेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई गैस निकलती है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट में देखा हमने यहाँ एक गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस डिटेक्ट होगी तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज इन टेम्परेचर, या तो राइज होगा टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर में राइज होगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इससे भी डिनोट किया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। जैसे देखिए अभी हमने शुरू में देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसका वर्ड इक्वेशन जो लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे एरो से डिनोट किया गया है कि प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पोर्शन, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे है RHS में, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, ठीक। ये वर्ड इक्वेशन होती है जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है लिखने में, इसीलिए नेक्स्ट हम सीखेंगे कि सिंपल केमिकल फार्मूले के साथ कैसे रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहले केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए दिया गया है कंसाइज फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, जिससे कि टाइम बचता है और लिखने में इजी होता है। तो केमिकल फार्मूले के हेल्प से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट वाला साइड है और ये प्रोडक्ट वाला साइड है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड इक्वेशन के बाद हम इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम का होता है Mg केमिकल फार्मूला, ऑक्सीजन का होता है O2, और इसको मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखते हैं। तो जो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसको हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में छोटे और जल्दी से लिख लिया, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो अभी इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड का मास सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, चलिए देखते हैं। ये क्या है, Mg मैग्नीशियम, यहाँ पे अभी Mg है, कितना है 1 है ना, यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे भी 1 एटम है। फिर आते हैं ऑक्सीजन के पास, रिएक्टेंट के साइड पे ऑक्सीजन के पास कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1। तो देखें कि ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑक्सीजन का मास दोनों इक्वेशन के साइड पर बैलेंस नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अच्छा, इस टाइप की इक्वेशन को जब हम डायरेक्ट वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है और ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। अब आते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको सीखेंगे। पर उससे पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई। तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा है, इस पिछले क्लास जैसे 9th और 8th इसमें पढ़ा है कि मास को हम न क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, केमिकल रिएक्शन के अंदर चाहे कहीं भी, ठीक है। तो इसीलिए जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड में जो कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे, एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, तो उनके मास इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मास क्या होगा,
रिएक्टेंट से ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट्स में। तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, आगे है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स सारे एलिमेंट्स के होंगे वो सेम होने चाहिए, केमिकल रिएक्शन के पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद भी, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं MgO वाले इक्वेशन में। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के पहले एक मैग्नीशियम था और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें भी एक है, और ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो ये क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसीलिए बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मास का बस फॉर्म में चेंज होता है। तो इसीलिए हम बैलेंस इस करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे बैलेंस होगा। पहले देखते हैं स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन लिखा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये वर्ड इक्वेशन है, बड़ी है, इसको केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल फार्मूले के हेल्प से लिखते हैं। देखिए जिंक का होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। जब प्रोडक्ट बनेगा तो ZnSO4 और हाइड्रोजन। ठीक, ये दो प्रोडक्ट बन गए। इधर ये LHS है, ये वाला पोर्शन LHS है और ये RHS है। तो LHS वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और RHS वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना है, इस चार्ट को बना लेंगे जब भी हमें बैलेंस करना होगा, उसके बाद फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस चार्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले हमें सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, किसी भी साइड से लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स के साइड से या प्रोडक्ट के साइड से। हम रिएक्टेंट के साइड से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जिंक है, जिंक, तो यहाँ पे हमने जिंक लिख दिया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, फिर सल्फ़र लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया। सब हम एलिमेंट्स इस टेबल में डाल दिए। फिर हम जो है नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स काउंट करेंगे और नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट काउंट करेंगे। रिएक्टेंट्स का मतलब LHS वाला साइड और प्रोडक्ट्स का मतलब RHS वाला साइड। तो चलिए पहले नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जिंक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2। फिर सल्फ़र पे आइए, यहाँ पे सल्फ़र देखिए, सल्फ़र कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 नोट कर लिया। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट वाले साइड में आएंगे, यहाँ पे जिंक कितना है, 1, सल्फ़र 1, ठीक है, सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 नोट कर लिया है। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 नोट कर लिया है। ये तो हो गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड्स में है और नंबर ऑफ़ एटम्स जो प्रोडक्ट साइड्स में, दोनों अगर इक्वल है तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। तो मिला यहाँ पे हम अब देखते हैं, मैप करते हैं कि सही में ऐसा है। देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये 4 है और ये भी 4 है। तो कहीं भी डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ इक्वल है नंबर्स, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लेकर के कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2, ये बना है आयरन और वाटर का रिएक्शन है, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना हुआ है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स किसी भी साइड से लिख लीजिए आप, रिएक्टेंट के साइड से या फिर प्रोडक्ट के साइड से। हम रिएक्टेंट के साइड से प्रोडक्ट लिखते हैं, रिएक्टेंट के साइड से एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो आयरन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लिया। फिर एलिमेंट्स को नोट करते हैं रिएक्टेंट्स के साइड से। आयरन के साइड पे कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर देखिए आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4 और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो ये हम देखते हैं। अब थोड़ा सा मैच करेंगे, क्या इक्वल है, जैसे ये 1 है, ये 3 है, तो यही मिल गया कि ये जो एलिमेंट्स के नंबर हैं, एटम्स के जो नंबर है वो अनइक्वल है, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन की कैटेगरी में आता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, याद है ना बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। चलिए बैलेंस के देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ देखें, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे कि लिखने में इजी हो। जब बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे,
ये भी नोट करना है कहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है नंबर ऑफ़ एटम्स है किधर है, ज़्यादा की तरफ, तो 4 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास किधर मल्टीप्लाई हुआ है, रिएक्टेंट्स की तरफ, किस साइड मल्टीप्लाई हुआ है, रिएक्टेंट्स की तरफ। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ठीक है। जब ये 4 हो गया, अब देखिए अब फिर से एक बार इन एलिमेंट्स को काउंट किया जाएगा कि एलिमेंट्स कितने हैं। आयरन अभी भी 1 है, ठीक। हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 1 है, तो 4 1 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, ए बैलेंस हो गया। इधर हम थोड़ा सा प्रोडक्ट के साइड में कर ले, वैसे तो कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी मैच कर लेते हैं। आयरन कितना है 3 और हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखते हैं अब कहाँ पे अनबैलेंस्ड है। अभी देखिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, ये 8 और 2, 8 और 2, तो अब क्या करें, 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो जिससे कि ये बैलेंस्ड हो जाएगा इक्वेशन। 2 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो कहाँ हम मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट के साइड में 4 का मल्टीप्लाई किए हैं, किस साइड पे कहाँ कर किए हैं, हाइड्रोजन के पास, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। अभी एक जगह और देखते हैं अनबैलेंस्ड है, ये वाला आयरन, ये 3 है, यहाँ पे कितना है 1, रिएक्टेंट के साइड पे कितना है 1, तो यहाँ पे हम फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब रिएक्टेंट के साइड आयरन देखेंगे, वहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी एक तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही है। चलिए देखते हैं सच में बैलेंस्ड है। तो ये देखिए, ये 1 इंटू 3:3 हो जाएगा, ठीक। बैलेंस्ड इक्वेशन को चेक करें, आयरन रिएक्टेंट के साइड 3, प्रोडक्ट के साइड 3, हाइड्रोजन के साइड 8, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के साइड और हाइड्रोजन प्रोडक्ट की साइड भी 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड 4 और प्रोडक्ट की साइड 4। तो ये देखिए ये सारे लगभग इक्वल हो चुके हैं, 3 3 8 8 4 4। तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड इक्वेशन आती है। अब देखें बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे सही से लिखा हुआ है, इसको देखें, 3 Fe 4 हाइड्रोजन Fe3O4 और 4 O2। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी है कि हमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होता है, चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ S लिखा है, यहाँ G लिखा है, यहाँ S लिखा है, ये क्या है, S का मतलब है सॉलिड, G का मतलब है गैस, और इस तरह से कहीं L लिखा आएगा तो लिक्विड, कहीं एक्वस लिखा आएगा तो एक्यू। एक्वस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, तो इसीलिए एक्वस बोल रहे हैं उसे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसके अंदर ही है, इसीलिए इसको एक्वस बोल रहे हैं, ठीक है। किसी रिएक्शन के ऊपर हम यहाँ जो एरो के ऊपर कुछ कुछ कंडीशन लिखी हुई देखते हैं, जैसे यहाँ पे 340 ATM लिखा है, तो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट के जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसको रिएक्शन की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।